नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के बारे में आजकल उत्तर प्रदेश में एक नई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और गोदी मीडिया तरह तरह से खबरें दिखा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो मोदी जी इस बार 80 में से 75 सीटें 80 में से 75 सीट जीत के ला रहे हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश मोदी जी स्वीप करेंगे और 2024 के फाइनल का जो जीत का सेहरा है वो उत्तर प्रदेश से ही पहनाया जाएगा मोदी जी को। अब सवाल ये है कि गोदी मीडिया के अगर आप चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो आप कन्विंस हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है, इतर है। हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे फैसले उत्तर प्रदेश में हुए हैं भाजपा में, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट 2024 में बीजेपी को पड़ेगा, मोदी जी को पड़ेगा। और ये जो फैसले हैं इसको गोदी मीडिया ने आप तक पहुंचाया नहीं, दिखाया नहीं, छुपाया गया। मैं बता देता हूं। अब इन दो अहम फैसलों को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है सुनील बंसल साहब की। सुनील बंसल साहब अमित शाह के, आप कह सकते हैं, स्पेशल मैसेंजर, विशेष दूत, दाहिने हाथ, या अंग्रेज़ी में कहें मैन फ्राइडे। उत्तर प्रदेश में सारा कामकाज अमित शाह के इशारे पर बंसल साहब संभाल रहे थे 2014 से लेकर अब तक। और इस बीच जो 4 इलेक्शन हुए 2014, 2017, 19 और 22, उसमें जो एक के बाद एक रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने दर्ज करी, ऐसा लोग कहते हैं कि उसके पीछे सुनील बंसल की एक अहम भूमिका थी। अब इत्तेफाक है या दुर्भाग्य कि बंसल साहब को वहाँ से हटा दिया गया है। प्रेशर था, शिकायतें थीं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लॉबी परेशान थी, संघ भी परेशान था। कुछ लोग कहते हैं कि सुनील बंसल का प्रमोशन कर दिया गया है। अब प्रमोशन किया गया है या यूपी से हटाया गया है, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बंसल साहब के जाने से संगठन थोड़ा सा बिखरा हुआ है और एक बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो थोड़ा सा असहज हो गए हैं क्योंकि अब बंसल की छतरी उन पर नहीं है। तो ये एक कशमकश का दौर है बीजेपी में, यूपी में, बंसल के जाने से। ये एक पहला फैसला। दूसरा फैसला, योगी आदित्यनाथ। अब ऐसा कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को कोई ताकत नहीं रोक सकती 2025 के बाद इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनने से, अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतती है। और योगी जी के जो समर्थक थे वो सोच रहे थे, उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो 2 एपेक्स बॉडी हैं जो फैसला लेती हैं, योगी जी उसके मेंबर बनेंगे। लेकिन योगी जी को दोनों समितियों से बाहर किया गया और उनका बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ना पहुंचना, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ना पहुंचना, एक वज्रपात हो गया योगी जी के समर्थकों पर। और योगी जी भीतर ही भीतर बहुत नाराज़ हैं। और इसके लिए मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाए हैं, अमित शाह वर्सेस योगी। आप चाहें इन वीडियोस को देख सकते हैं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे आपको और जानकारी मिल जाएगी अगर आपकी दिलचस्पी हो इस शीत युद्ध को भीतर से जानने के लिए। लेकिन दोस्तों, चाहे वो सुनील बंसल का मैटर हो या योगी आदित्यनाथ की नाराज़गी हो, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है, उनके भीतर का मामला है। और इसका जो नफ़ा नुकसान होता है उसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक सामने मोदी जी के कोई चैलेंजर ना खड़ा हो। और शायद वो घड़ी आ गई है, क्योंकि अब चैलेंजर सामने खड़ा हो गया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। और ये जो चैलेंजर है, इसी की अगुवाई में 2024 की लड़ाई ना सिर्फ बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में भी लड़ी जाएगी, जी हाँ, नीतीश कुमार की अगुवाई में। और इसके सबसे पहले जो संकेत मिले हैं हमें कल ग्वालियर से मिले, जब अखिलेश यादव ने कहा कि स्वागत है, अभिनंदन है नीतीश कुमार का। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं अखिलेश यादव से, और ये भी सच है कि अखिलेश यादव जब से बिहार में समाजवादियों की सत्ता आई है वो अब बीट हैं, जोश है उनमें, और उन्होंने
अपने विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से दौरों में तेजी लेके आ गए हैं। अब अखिलेश और नीतीश क्या करने जा रहे हैं, तेजस्वी क्या करने जा रहे हैं, समाजवादी क्या करने जा रहे हैं हिंदी हार्टलैंड में, उस पर मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। कुछ आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा, कुछ फैक्ट्स फिगर से रूबरू कराऊंगा। लेकिन मैं आपको बिहार भी ले चलूंगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे स्टार रिपोर्टर आपको अभिषेक कुमार देंगे और वो बताएंगे कि नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। और ये आंकड़े ऐसे हैं जिनको देखना वाकई ज़रूरी है, क्योंकि ये आंकड़े अगर आपने समझ लिए दोस्तों, तो मोदी और अमित शाह की जो चुनावी गणित है वो आपको आसानी से समझ आने लगेगी। अब दोस्तों ये वोट शेयर का अगर आप आंकड़ा देख लें 2022 के विधानसभा चुनाव का, चंद महीने पहले जो हुआ, वोट शेयर मतलब किसको कितने वोट मिले, उसका प्रतिशत क्या है, उससे पिक्चर थोड़ी साफ होती है। और पिक्चर ये समझ में आती है कि भले ही अखिलेश यादव चुनाव हार गए हो, लेकिन 2017 के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा जंप उन्होंने लिया, 3 टाइम्स लीप है उनकी। एक अच्छा साइन है जहाँ तक विपक्ष की बात है। और उनको वोट मिले 36.32, सीटें उनकी एसपी प्लस की 125 हैं, 36.32, 36% वोट उनके पास है। और बीजेपी का अगर आप देखें, बीजेपी प्लस 273 सीट्स हैं, 43.82, 43% और इनका 36%। अब यहाँ बीएसपी की मैं बात करने जा रहा हूँ, मायावती की बात करने जा रहा हूँ, जो सबसे कमज़ोर स्थिति में है आज की तारीख में। सिर्फ एक विधायक 403 की विधानसभा में उनके पास है। मुझे लगता है कि पिछले 25-30 वर्षों में मायावती ने कभी सोचा नहीं होगा कि सिर्फ उनका एक विधायक बचेगा। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो एक विधायक की नहीं है, परसेंटेज ऑफ वोट। आज भी मायावती को इस हालात में, इस कमज़ोर स्थिति में भी 13% वोट मिल रहा तक, 12.88, 13% वोट उनके पास है। और इसी को मैं समझाने थोड़ा और आसानी से जा रहा हूं आपको। अब दोस्तों अगर आप अगला ग्राफिक देखेंगे तो ये वो ग्राफिक है जो कुछ लोग अपोजिशन के, जो समर्थक हैं नीतीश कुमार के, अखिलेश यादव के, एक विपक्ष के, जो एक यूनाइटेड अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये उनका आंकड़ा है जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जिसमें वो मायावती को लाना चाहते हैं, कमज़ोर मायावती को लाना चाहते हैं। और उसके पीछे खेल ये है कि अगर 36% पर समाजवादी पार्टी, जिसमें जयंत चौधरी भी हैं और भी कई एलाइज हैं, वो अगर खड़े हैं, और अगर 3-4% वोट जेडीयू के आने से मिलेगा, नीतीश के आने से मिलेगा, कुर्मी हैं, ओबीसी और भी कई बैकवर्ड्स उनके साथ जुड़ेंगे। और जनता दल कोई नया नहीं उत्तर प्रदेश के लिए, पुराना इतिहास रहा है, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव से लेकर राम मनोहर लोहिया से लेकर। वो जो 3-4% का शिफ्ट होगा, जैसा कि सेफोलॉजिस्ट बता रहे हैं, इसमें अगर ये 12-13% मायावती का जुड़ गया तो आप कह सकते हैं एक ज़बरदस्त वोट शेयर है, 53.2। मैंने कहा नहीं, स्पेकुलेटिव ये फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये अमित शाह की नींद उड़ाने के लिए बहुत है। क्योंकि इतने बड़े वोट शेयर चंक से 80 में से 75 सीट लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब दोस्तों ये जो एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि एक यूनाइटेड फ्रंट उत्तर प्रदेश में है, सब लोग सारी पुरानी बातें भुलाकर एक साथ इकट्ठे हों, सीबीआई से लड़ने के लिए, ईडी से लड़ने के लिए, इनकम टैक्स से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, तानाशाही से लड़ने के लिए, हर तरह के उस अहंकार से लड़ने के लिए जो इस देश की संस्थाओं को कहीं ना कहीं हड़पता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दो लोगों ने जहां इस पूरे मुल्क को एक तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया हो, अगर लड़ाई ये उस तरफ जाती है तो एक यूनाइटेड फ्रंट की कल्पना करना बुराई नहीं है। और लोग एक छतरी के नीचे आए हैं, आ सकते हैं। और तब ये जो 53% जो वोट शेयर है, ये बहुत चैलेंजिंग है अमित शाह के लिए, भाजपा के चाणक्य के लिए। और एक बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार
कोई 50 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे, ना ही अखिलेश देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी की मार्जिन को रिड्यूस करते हैं। टारगेट बहुत आसान है, बहुत वर्केबल टारगेट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ जो पिछली बार 62 + 2 यानी 64 सीट मिली थी, अगर उससे बीजेपी को 15-20 सीट कम, सिर्फ 15 और 20, 15 सीट का डेंट देना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये 15 सीट का अगर डेंट पड़ गया, 15-20 सीट का, तो टैली हो जाएगी 40-45। और ये ऐसा मार्क है जो नींद उड़ा देगा गुजरात लॉबी की, और नींद उड़ा भी रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में नीतीश कुमार कब पाटलिपुत्र से बाहर निकलते हैं, ताल ठोकते हैं, कब बिगुल फूंकते हैं, ये आप जानना चाह रहे हैं। और अभिषेक कुमार से मैं वो बातचीत करूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट की आपको सीधी सीधी खबर दूंगा, सच्ची खबर दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ और, एक सवाल का और जवाब देना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि साहब मायावती अब अखिलेश यादव के साथ क्यों आएगी? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग दिखती है। यहाँ पर एक आंकड़ा और देख लीजिए कि बहन जी जब अलायंस के साथ गई तो उनको कितना नफ़ा नुकसान हुआ, और जब अकेले लड़ी तो कितना नुकसान हुआ। ये आप आंकड़ा देख लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मायावती जी जब लोकसभा में चुनाव लड़ी थी 2019 में, 2014 की तो बात ही नहीं कर रहा, वो सुपर फ्लॉप शो था बीएसपी के लिए। 2019 में उनको 10 सीटें मिली, यानी मायावती की अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ उनकी 10 सीटें हैं, 10 सीट्स पार्लियामेंट में। और जहां की वो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की, जब वो अकेले लड़ी 1 सीट मिली। तो कहां 10 सीटें अलायंस के साथ, और बिना अलायंस के सिर्फ 1। तो अकेले जाने में मायावती को 10 बार सोचना पड़ेगा। और ये अगर गठबंधन वो बीजेपी के साथ करती हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी उनको उतनी सीट देगी नहीं। और दूसरा, बीजेपी के जाने के साथ आज के दौर में, आज की सांप्रदायिक राजनीति में मायावती को मुस्लिम वोट बैंक खोना पड़ेगा। मायावती की कहानी फिर कभी विस्तार से डिटेल में, लेकिन जो मैंने वादा किया था, बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट, क्या चल रहा है नीतीश कुमार के जहन में, उनकी टीम में क्या चल रहा है, उसको भी सुन लेते हैं। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बिहार के हमारे एक्सपर्ट, स्टार रिपोर्टर अभिषेक। पहला सवाल जाहिर तौर पर यह है कि नीतीश कुमार एक निश्चित प्लान के साथ उन्होंने मोदी का साथ छोड़ा, एनडीए से बाहर निकले, उसके बाद दामन पकड़ा उन्होंने आरजेडी का, लालटेन की रोशनी में अब उनकी सियासत आगे बढ़ रही है। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश अपना कैंपेन कब शुरू करेंगे, और बिहार और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति आपको क्या लग रही है? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें पिछले दिनों से चल रही हैं, उसमें कई सारे लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा आक्रामकता है, जो एग्रेसिवनेस है, जो स्ट्रेटजी है, वो साफ साफ दिखती है कि नीतीश कुमार को किसी प्रकार बिहार से बाहर निकलने ना दिया जाए, यानी नीतीश इम्पैक्ट को बिहार तक ही सीमित रखा जाए। जबकि हर राज्य में ऐसे क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल मौजूद है, गैर भाजपा दल मौजूद है, जो थोड़ा या ज्यादा, पार्शियल या टोटली, जितना नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं वो बहाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार की अहमियत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर आपको 2014 और खास करके 2013 के सेकेंड हाफ से नरेंद्र मोदी का कैंपेन यदि आप देख रहे हो, तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी कमंडल वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मंडल की छाव के साथ सामने आए। उन्होंने मंडल का इस्तेमाल अपनी आइडेंटिटी को मंडल के साथ जोड़ने में बखूबी किया, और उस प्लान पर उनको न तो राहुल गांधी चुनौती दे पा रहे थे, ना उनको एक बड़े दायरे में अखिलेश यादव चुनौती दे पाने में सक्षम थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक समुदाय विशेष तक फिक्स करने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली थी। नीतीश कुमार के साथ के आने के बाद क्या है कि अब अखिलेश यादव को भी नीतीश कुमार की अहमियत का अंदाजा है। ग्वालियर में उनके द्वारा दिए गए बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें आप, सेंट्रल यूपी में भी नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी तक ही नीतीश कुमार को सीमित रखना उचित नहीं होगा। आप आज के दौर में देखिए, वो 1990 के पिछड़ा वर्ग को और आज के पिछड़ा वर्ग को एक पैरामीटर पर आप नहीं रख सकते। इस पूरे गठबंधन में
जहां जयंत चौधरी होंगे, अखिलेश होंगे, कुछ और अलाइज होंगे, क्या मायावती, जिनका अभी भी भले ही उनकी सीट एक है इस वक्त विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, एक सीट पर है, सबसे कमजोर स्थिति में है, क्या मायावती जिनके पास अभी भी 13-14% वोट शेयर हैं, हालांकि वो 20% से 12-13% पे आई हैं, क्या मायावती को मनाने में नीतीश कुमार कोई पहल कर सकते हैं या कोई बाकी नेता बड़े वो पहल कर सकते हैं? क्योंकि मायावती अगर लास्ट मोमेंट पर, अगर दिसंबर 2023 या हम कह सकते हैं कि इवन जनवरी भी 2024, अगर मायावती लास्ट मोमेंट पे महागठबंधन ज्वाइन करती हैं, तो क्या ऐसी आपको संभावना दिख रही है, और क्या इसके प्रयास भीतर ही भीतर या डिस्कस हो रहे हैं? देखिए, मायावती को लेकर कई तरह की बातें हैं। मायावती अपने राजनीतिक दौर में शायद उतनी कमजोर पोजीशन में 13-14% वोट बैंक के बावजूद पहुंच गई हैं, जहां उनकी पार्टी 1989 से लेकर आज तक कभी नहीं थी। तो जब कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तो उसके लिए गठबंधन एक सबसे पहला सहारा होता है। आप मायावती को देखें, उस दौर में जब बहुजन समाज पार्टी 12% वोट तक पहुंची थी, लेकिन वो चढ़ाव का दौर था, आज गिरावट का दौर है। तो मायावती के बारे में कहा जा सकता है कि हर गठबंधन का मायावती ने राजनीतिक तौर पर फायदा उठाया है, और अब मायावती पुनः उसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उनको नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के सामाजिक समीकरण के साथ मिलकर के अपने वोटों को सीट में कन्वर्ट करने का एक सुनहरा मौका है। मैं ये जानना आपसे चाह रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश के बाहर अगर आप देखें तो जनता दल या जनता पार्टी, आप कह सकते हैं, एक ऐसा एक सामाजिक धारा रही है जिसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में है। चौटाला परिवार देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जयंत चौधरी देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, लालू हैं, नीतीश हैं, नवीन पटनायक हैं, देवगौड़ा हैं, अखिलेश यादव, ये जो फुटप्रिंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, क्या इन सभी फोर्सेस को, कोई कर्नाटक में है तो कोई आप कह सकते हैं हरियाणा में है, अखिलेश उत्तर प्रदेश, इन सबको क्या जोड़ने की कोशिश नीतीश करेंगे या जोड़ रहे हैं? नीतीश कुमार ने ये कोशिश 2013-14 में भी की थी, और आपको याद होगा अजीत सिंह के साथ, अजीत सिंह की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में मर्जर के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त क्या था, जब व्यक्ति उठान पर होता है ना, जब कोई किसी व्यक्ति के राजनीतिक उत्कर्ष का दौर होता है, तब उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं। अखिलेश यादव अकेले दम बहुमत में थे, और 2014-15 में जो एकता की कोशिशें हुई, उसको सब लोग जानते हैं कि रामगोपाल यादव की कोशिशों की वजह से वो परवान नहीं चढ़ सका। सब लोगों ने मिलकर मुलायम सिंह यादव को नेता मान लिया था, उनको अध्यक्ष मान के सब लोग चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जिस वजह से दोनों तरफ के लोग थे, ये एकता नहीं हो सकी। अब चूंकि सारे के सारे सत्ता से बाहर है, तेजस्वी यादव इस पोजीशन में नहीं है कि अपने दम सरकार बना सके, नीतीश कुमार इस पोजीशन में नहीं है, अखिलेश यादव इस पोजीशन में नहीं है, जयंत चौधरी इस पोजीशन में नहीं है, चौटाला परिवार इस पोजीशन में नहीं है, एचडी देवेगौड़ा इस पोजीशन में नहीं है। तो ये एक आइडियल वक्त होता है कि एक जनता दल को फिर उसी तरह से यूनाइट किया जाए। अब ये गठबंधन की शक्ल में यूनाइट होगा या एक दल के रूप में यूनाइट होगा, ये देखा जाना है। नीतीश कुमार ने जो कास्ट बेस्ड सेंसस यानी रिजर्वेशन का जो गेम खेला है, ये जो गिनती वो करा रहे हैं, ये गिनती जब धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और बिहार में एक माहौल बनेगा रिजर्वेशन का, आरक्षण का, और आप कह सकते हैं कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो निर्णायक जातियां हैं, जो बिग हिंदू वोटर है, ये जब यूनाइट होगा तो इस धारा के साथ क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर निकलेंगे, पटना के बाहर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे, या आप समझते हैं मध्य प्रदेश की तरफ कूच करेंगे? क्या होने वाला है? दीपक जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूं। जो ओबीसी वाली बात आप कह रहे हैं ना, वो जाति जनगणना के पहले तक है, और अब तक उसका डिविडेंड पिछले 7-8 सालों में देखें तो बीजेपी उठाती आई है, तभी इस जाति जनगणना की जरूरत भी पड़ी है जी। जाति जनगणना के बाद ना तो जनरल की बात होगी, ना ओबीसी की बात होगी, ना एससी एसटी की होगी, तब कास्ट आइडेंटिटी सबसे ऊपर होगी, और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। देखिए, बिहार में इसका जो इम्पैक्ट होना है वो जाति जनगणना के पहले से ही दिख रहा है। हाँ, तो क्या होने वाला है इसमें? फरवरी तक हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट दिखेगा, बिहार के बाहर भी इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं, ये सेंसस फरवरी तक हो जाएगा पूरा, जनवरी फरवरी तक लग तो रहा है कि फरवरी मार्च तक हो जाएगा। अगर मान भी लिया जाए तो 2-3 महीने डिले जैसा कि एक्सटेंशन मिलता है भारत में, अगले 2-3 महीने और दिया जाएगा तो जून तक हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के जितना करीब जाके होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका।
हो सकता है। अब दोस्तों बहुत से मित्र हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि 2019 में मोदी जी ने स्वीप किया था और 2014 से बेहतर उन्होंने नतीजे दिए थे। इस सिलसिले में एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ कि 2019 में चैलेंजर कौन था मोदी जी के आगे? कोई खड़ा भी था उनके आगे या सिर्फ एक वॉकओवर था जहाँ रेसिस्टेंस ही नहीं थी, जहाँ विरोध ही नहीं था, जहाँ सामने कोई था ही नहीं? और जो साहब थे वो जीते केरल से बजाय अमेठी से जीतने के लिए। तो उत्तर प्रदेश खाली था, पूरी तरह से आप कह सकते हैं हिंदी पट्टी जो है, हिंदी हार्टलैंड जो काओ बेल्ट है, जहाँ 200-250 सीटें हैं, जहाँ से स्वीप किया, वहाँ चैलेंज ही नहीं था। इस बार परिस्थितियाँ अलग है क्योंकि चैलेंजर एक ऐसी छवि का है जो कहीं ना कहीं 19 पे 20 पड़ता है मोदी जी पे। और उस पर मैं एक ये वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने कंपैरिजन किया है नीतीश और मोदी पर। वो आप देखिएगा तो तस्वीर थोड़ी और क्लियर होगी। सवाल ये है कि नीतीश अब पाटलिपुत्र से कब निकलते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो तारीख पास आएगी, करीब आएगी, मेरी कोशिश होगी कि हर डेवलपमेंट से मैं आपको मुखातिब कराऊं और सच्ची रिपोर्ट दूं, गोदी मीडिया की तरह नहीं जहां पर तथ्यों को ढका जाता है, जहां पर मन माफिक खबरें तो बताई जाती हैं लेकिन जो खबरें बीजेपी को डेंट करती हैं उनको या तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है या फिर बताया ही नहीं जाता। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस पर पूरी तरह से अपडेट करता रहूं क्योंकि यही बिग फाइट है। असली फाइनल यही होने जा रहा है 2024 में और अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। मैं आप अपडेट करता रहूँगा। आपके सवालों का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है और कुछ तो सुझाव बहुत इंटरेस्टिंग आपके आते हैं, वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। तो आइडियाज़ आप देते रहिए कि किस तरह के वीडियो होने चाहिए, कौन से मुद्दे उठाने हैं। बहुत से लोग ईवीएम की बात करते हैं लेकिन ईवीएम पे भी मेरे पास पूरा टेक्निकल डेटा नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा ईवीएम पे भी मैं खबर बनाने की। आज बस इतना ही और आखिर में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए। और फिर मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। और अगर कोई कमियां हैं मेरे वीडियो में, कुछ खामियां रह गई हैं तो उस पर भी ज़रूर आप स्पष्ट और साफगोई से मुझसे सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।